हमने अभी तक पढ़ा हमारा फाउंडेशंस में शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। अब हम देख रहे हैं हमारा वेल फाउंडेशन एंड अंडर रिम्ड फाउंडेशन। एक्चुअली ये हम पढ़ चुके हैं अंडर रिम्ड फाउंडेशन, मगर हम वेल फाउंडेशन देखते हैं। रही बात वेल फाउंडेशन की, तो ये कुएं के आकार में रहता है। वेल मतलब कुआं। और जैसे कुएं की वॉल रहती है, आउटर वॉल जो रहती है, उस प्रकार से इसको बनाया जाता है, उस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन करा जाता है। तो जो लोड कैरिंग चीज़ होती है, ये इसकी कुएं की पूरी पेरीफेरी पे वो लोड पूरा आता है। ठीक है, ऐसे ड्रिवन होता है या इन सिचू कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, या हमारा जो वेल है इस ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन होता है और सामने से दिखने पे हमको रेक्टेंगुलर दिखते हैं। हमने इसके ऊपर अपना प्लान बनाया है। वेल फाउंडेशन, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूजुअली adopted in the construction of bridges। जहाँ ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है या जहाँ ब्रिज की साइट होती है, वहाँ पियर्स को, जो ब्रिज के सपोर्ट रहते हैं, उनको नीचे से फाउंडेशन देने के लिए हम वेल फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। एंड लॉन्ग स्पान कल्वर्ट्स, वे कल्वर्ट या वे अपनी जो ब्रिज के कल्वर्ट बोलते हैं, मतलब स्मॉल कल्वर्ट क्या बोलते हैं, छोटी सी अगर पुलिया है तो उसको बोलते हैं कल्वर्ट, पुलिया। मतलब ब्रिज एक अलग चीज़ हो जाती है जिसमें हाइट भी आती है और स्पान भी लॉन्ग आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ब्रिज बोल लो या लॉन्ग स्पान के कल्वर्ट बोल लो या बड़े स्पान की पुलिया बोल लो। ठीक है, और वेदर द सॉलिड इज क्विट सॉफ्ट, और कहाँ यूज़ होगा, जहाँ मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट है और कैसी है, सैंडी है, मतलब रेतीली है। जनरली इन वाटर, हमेशा वाटर, हमारी जो नदी होती है या वाटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी मिट्टी सॉफ्ट होती है और ग्रेनुलर रहती है। क्यों रहती है, सैंडी क्यों रहती है, क्योंकि पानी लगातार चट्टानों के कटाव को पानी अपने जो वेग से या वेलोसिटी से क्या करता है, चट्टानों को लगातार काटता चला जाता है, और उसकी जो हमारे नदी की मिट्टी होती है वो किस फॉर्मेशन में रहती है, हमारी सैंडी सॉइल में रहती है। तो इस जगह पे हमारा वेल फाउंडेशन का उपयोग या वेल फाउंडेशन का निर्माण अच्छा माना जाता है। वेल फाउंडेशन आर मेड ऑफ मैसनरी और कंक्रीट। मैसनरी का नहीं बनाएंगे रे भैया, सिर्फ कंक्रीट का बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। वेल फाउंडेशन कहाँ यूज़ होगा, एक तो ब्रिज पे पियर्स को सपोर्ट करने के लिए, दूसरा या फिर हमारे लॉन्ग स्पान कल्वर्ट, या फिर वहाँ जहाँ पर मिट्टी क्या है, सॉफ्ट और कैसी है, सैंडी मतलब रेतीली। और वेल फाउंडेशन आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, मैसनरी मत लिखना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब ऊपर से मैं इस फाउंडेशन को देखूंगी तो ऐसा कैसा दिखेगा, गोल आकार का, और सामने से मैं वेल को देखूंगी तो इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा हार्ड स्ट्रेटा। हार्ड स्ट्रेटा मतलब ये जो हमारी ऐसी जो ऊपर तक ये मिट्टी भरी है या इसके अंदर तक जो भी मिट्टी भरी है, ये कैसी सॉफ्ट मिट्टी है। हम कहाँ तक फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, जब तक कि हमको हार्ड मिट्टी नहीं मिलती या हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता। उतना खोदेंगे जहाँ तक कि हमको हार्ड चट्टानों का उत्पन्न नहीं हो जाता। ठीक है, हम ऐसे खुदाई करते हैं इसकी वॉल टू वॉल, मतलब वेल फाउंडेशन देने के लिए इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका जब प्लान हम देखते हैं तो वो ऐसा ऐसा उथला और ऐसा गोल बना हुआ रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये कंक्रीट से बना होगा, तो कंक्रीट की सील्स होती हैं। सील्स मतलब हमने कंक्रीट से इसको पैक करा हुआ है। ठीक है, बाकी हमने इसको पूरा प्लेट के द्वारा प्रोवाइड करा हुआ है। प्लेट्स मतलब हमने ऐसी राउंड सर्कुलर प्लेट डाल रखी है, कंक्रीट की फिलिंग है, बीच में हम क्या करते हैं, कंक्रीट का फिलिंग देते हैं, मतलब अंदर की साइड कंक्रीट फील करते हैं। ये होल्डिंग ऑफ डाउन बोल्ट मतलब क्या है, ये जो हमारी जो साइड है वेल के फॉर्मेशन में है, वो क्या करती है, अंदर के कंक्रीट को होल्ड करके रखती है, बचा के रखती है, पकड़ के रखती है। कोई कन्फ्यूजन, ये 30, 60, 120 क्या है, ये 30 तो क्या, इसका थिकनेस, किसका, इसका थिकनेस, ये कुछ नहीं है। ये समझ में आने लगा ना, आप क्या प्लान क्या एलिवेशन इतने टाइम से समझा रही हूँ।
अब क्लियर हो गया ना कि प्लान क्या होता है और एलिवेशन क्या होता है। तो ये 30 क्या है, ये इसकी थिकनेस है, और 120 क्या है, इसका इंटरनल डायामीटर। फिर 30 क्या आ गई, इसकी थिकनेस आ गई। फिर 60 क्या होगा, ये दो वेल के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। फिर ये 30 क्या आ गई, इसकी थिकनेस। फिर ये 120 क्या आ गई, इसकी इंटरनल डायामीटर। फिर 30 क्या आ गई, इसकी थिकनेस, ठीक है। ये सिर्फ नथिंग बट द इसकी थिकनेस एंड द डायामीटर ऑफ देयर वेल फाउंडेशन, ठीक है। अब क्या 60 का हमने अपर कॉन्क्रीटिंग करा, फिर 60 की हमने सील लगाई, फिर क्या करा, ऐसे डीप कब तक, जहाँ कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे हमको हार्ड सॉइल नहीं मिल जाती। आई बात समझ में। ये आयरन के हमने क्या लगा रखे, कर्ब्स लगा रखे, मतलब कोई सी भी शीट को जब हम क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करके इसको डालेंगे जब शीट को, तो कोने कैसे रखेंगे, हम आयरन के रखेंगे, मतलब सॉरी आयरन के कर्ब्स रखेंगे, मतलब तिकोने रखेंगे। इतनी आई बात समझ में। इसके अंदर की जो फीलिंग होगी ये पूरी कॉन्क्रीटिंग की होगी, ठीक है। मैम इसमें सरिया रखेंगे? सरिये मतलब ये हमने शीट डाल दी है ना, क्या डाली शीट, मैम ये? शीट या प्लेट डाली है, ये हमारी आयरन की ही रहती है। अच्छा मैम, ये पूरी पूरी प्लेट की प्लेट ही है? हाँ, जैसे ये कैसा है समझो, हमने क्या करा, ऐसी जो ये गोल शीट है, इसकी थिकनेस कितनी है, हाँ मैम समझ गया। 30 mm की। ये ऐसी की 30 ऐसी सिलेंडर जैसी है, एक्चुअली ठीक है। ये ऐसी की इसका ऐसी हमने डायमीटर घुसा दी, 120 है। हाँ, ऐसी की ऐसी हमने ये घुसा दी, समझ में आई। अब ये ऐसी राउंड में होगी, ठीक है। अब ये राउंड में यहाँ नहीं बनाते हुए इसको मैंने अलग से बना दिया, ठीक है। अब ये ऐसी इम्बोस्ट करेंगे, जिसके कर्व कैसे रखेंगे, शार्प एजेस रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कंक्रीट की फिलिंग कर देंगे, मतलब इस कुएं के अंदर हमने क्या डाल दिया, कंक्रीटिंग डाल दिया। आई बात समझ में। ऐसे ये दूसरा कुआं था, ठीक है। और ये कंक्रीट की सील लगाते हैं, मतलब ठीक है, हमने मतलब ये जो कंक्रीट पोर करा इसको हमने सील कर दिया। आ गया वेल फाउंडेशन समझ में। ये एक प्रकार का बहुत भारी फाउंडेशन कहलाता है, मतलब अच्छा और ब्रिज बनाने में और मेन अच्छी अच्छी चीज़ों बनाने में, लॉलीपॉप जो चीज़ें बनाते हैं हम, उसमें हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। पानी के अंदर भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब कुछ चीज़ जो ब्लैक काउटन सॉइल, मतलब हमारी काली मिट्टी में कुछ हमको प्रिकॉशन या कुछ हमको पहले से मैम जो, हाँ बोलो। मैम समुद्र में तो पानी भरा ही रहता है, मतलब उस जगह बनाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी पुलिया बनाते हैं पानी जहाँ पर मतलब रहता ही रहता है, वहाँ कैसे रखेंगे, कैसे क्या करेंगे? वहाँ पे क्या होता है, जो पुलिया बनती है, मेनली कौन सी पुलिया बनती है वहाँ पे, सस्पेंडेड पुलिया बनती है, ठीक है, झूले जैसी, ठीक है। कभी आपने कभी बहुत सारी जगह देखा हो तो कैसी पुलिया बनती हैं, वैसी बनती हैं, पूरी आयरन की रहती है और सस्पेंडेड रहती है, मतलब वो केबल के थ्रू अटैच होती है। आप देखना कभी भी, जैसे ये नीचे समुद्र है, ठीक है, ये एक बड़ा बीम रहता है बीच में, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ये अबटमेंट है जहाँ पुलिया ख़त्म हो रही है, ये भी अबटमेंट है जहाँ पुलिया ख़त्म हो रही है, एक बीम रहेगा, पूरा स्पान रहेगा। और ये हमारी जो, अगर मान लेते हैं ये हमारी पुलिया है, तो ये कैसे अटैच रहती है, इस केबल से अटैच रहती है। देखा कोई सा ऐसा फोटो वोटो में ब्रिज, कैसे वॉलपेपर में बनाते भी हो, होता बीच है। का कैसे बनाएंगे? सिंगापुर। इसको ऐसे बनाया कि ये जो बीच वाला हमने जो पियर डाला या कॉलम डाला या कुछ भी चीज़, आप इलाहाबाद का वो पुल देखना, अगर आप अभी गूगल कर पाओ तो इलाहाबाद पे गंगा नदी, गंगा और वहाँ पे संगम है, 3 नदियों का संगम है। तो वहाँ पे मैंने देखा था ये पुल सस्पेंडेड पुल था, ठीक है, मतलब ये जो ब्रिज था सस्पेंडेड था। इसमें मेनली क्या होता है, ये जो कॉलम हम डालते हैं, मतलब जो लोड बियरिंग हमारा मेन ये कॉलम रहता है,
ये फुल्ली हमारा स्टील कॉलम रहता है, लोहे वोहे का रहता है। और जो ये इसकी जो स्लैब रहती है, मतलब स्लैब मतलब इसकी जो जिसके ऊपर हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है, जो छत रहती है, ये कैसी रहती है, ये तारों से, ये केबल रहती है, सस्पेंडेड केबल रहती है। सस्पेंडेड मतलब झूले वाली, ठीक है। ये केबल से ये जो इसकी ब्रिज है, ये इसको होल्ड कर रहे वो रखते हैं, ठीक है, तोके हुए रखते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमको सिर्फ किसके लिए फाउंडेशन बनाना है, पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वाले को सपोर्ट करने के लिए फाउंडेशन बनाना है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अधिकतर जो ब्रिजेस बनते हैं हमारे पानी के आसपास या पानी के अंदर या जो लॉन्ग स्पान के होते हैं, तो वो किस तरह के बनाए जाते हैं, हमारे सस्पेंडेड। मतलब विदेशों में तो ट्रेंड है ऐसे ब्रिज बनाने का। एक ब्रिज तो वहाँ ऐसा है कि जैसे ये सस्पेंडेड है, बीच में यहाँ पे कॉलम नहीं दिया उन्होंने क्या करा, ऐसे 2 कॉलम उठा दिए हैं, ठीक है। और बीच में ऐसा जो स्लैब है ना, एक स्लैब ऐसी ऊपर उठ जाती है, दूसरी स्लैब ऐसी ऊपर उठ जाती है, और बीच में से ऐसे नाव आ जाती है। मतलब अगर बड़े बड़े जहाज़ों को निकलना होता है तो वो क्या होता है, एक टाइमिंग रहता है। तो ये स्लैब कैसी ऐसी जैक लगते हैं और ऐसी उड़ जाती है। ये वाली स्लैब भी बीच में से ऐसी उड़ जाती है। किमाड़ कैसे खुलते हैं, बस किमाड़ ऊपर की साइड खुल जाते हैं, और फिर ये बीच में से क्या करते हैं, शिप का परिवहन हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द शिप इज़ पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज। और इस वाले में जो आपका डाउट है कि हम पानी के अंदर में कैसे हम उसको नींव प्रोवाइड करते हैं, तो भैया उस टाइम में हम अधिकतर कौन से वाले ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज भी बहुत टाइप के होते हैं। ब्रिज भी है कि सस्पेंडेड होता है, एक कंक्रीट ब्रिज होता है, एक स्टील ब्रिज होता है, अलग अलग टाइप के आर्च ब्रिज होते हैं, ठीक है। ये बहुत पहले बना करते थे। हे प्रभु। तो ये कौन से आर्च ब्रिज होते हैं, हमारे अलग अलग टाइप के ब्रिज होते हैं। जब आप टीबीटी पढ़ोगे या रेलवे पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी। अब देखते हैं हम हमारा अगला कि हमको कौन कौन से प्रिकॉशन, कौन कौन से चीज़ या हमको मेजर्स ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारा फाउंडेशन ब्लैक कॉटन में टिका रहे और अच्छे से बना रहे। कंस्ट्रक्शन ऑन, दिख रहा है ना सबको, कंस्ट्रक्शन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल कॉमनली नोन एज द श्रिंकेबल। क्या बोल रहे हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारी काली मिट्टी के अंदर, वो कैसे रहते हैं, कॉमनली कैसे होते हैं, श्रिंकेबल सॉइल होते हैं। कैसा मतलब, मिट्टी कैसी होती है, बहुत जल्दी सिकुड़न की ओर अग्रसर रहती है, मतलब बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है। हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर द इंजीनियर्स। इंजीनियर के लिए क्या, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्यों बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर मैंने ये ऐसा मतलब ये कंस्ट्रक्शन करा है, अब इसके आसपास की, इसके नीचे की मिट्टी को जैसे ही पानी लगेगा तो वैसे कैसे होगी, फैलेगी। तो ये क्या करेगी, मिट्टी अपने साथ इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को भी ले जाना चाहेगी या उस पर भी लोड लगाएगी। जैसे जैसे दूर हटेगी ना, तो वैसे वैसे इसके ऊपर भी लोड लगेगा। कैसे मैनर का लगेगा, खिंचाव वाला लोड लगेगा, ठीक है। अब जब ये इसके नीचे की मिट्टी सूखेगी तब भी इसके लिए मरण है। क्यों इसके लिए मरण है, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे मिट्टी सूखेगी वैसे वैसे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अल्टीमेटली ये इस हमारे फाउंडेशन के ऊपर भी कैसा लोड लगाएगी, कॉम्प्रेसिव नेचर का। तो हम क्या देखते हैं कि हम ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ कैसे डील करें, क्या करें उसके साथ, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ मेनी प्रिकॉशन एंड स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द ब्लैक कॉटन सॉइल क्रैक्स टेरिबली विदाउट एनी वार्निंग। क्या होता है, हमने पाया कि अगर ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर हम कोई सा भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, क्रैक्स डेवलप करता है बिना किसी वार्निंग के। देखो, बिल्डिंग क्या होती, एकदम से धड़ धड़ आके नहीं टूटती कभी भी, ठीक है। बेसिकली बहुत ज़्यादा धांधलियाँ करी होती है या बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस में ही होती है, तभी हमारी बिल्डिंग एकदम से गिरती है। मगर अगर हमारी बिल्डिंग कैसी है, सर्विसेबल है, मतलब अगर उपयोगजनक है, उपयोग हो रही है, तो वैसी बिल्डिंग कभी भी एक साथ ही में एक बारी में नहीं गिरती है। क्या होती है, वो वार्निंग देती है। वार्निंग किस प्रकार की होती है, हमारे क्रैक जनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की तिराड़ें होंगी, फिर थोड़ी सी गैप बनेगी, फिर हो सकता है वो
हमारा बीम और कॉलम के बीच में गैप आ जाए, श्रिंकेज हो जाए, तो ये क्या होती है, हमारे लिए वार्निंग होती है, ये अलार्म होती है कि भैया आपकी बिल्डिंग फेल होने वाली है, या हम उसको उस टाइम पे क्या कर ले, मरम्मत कर लें, या फिर उसमें क्या कर ले, उतने टाइम के अंदर हम लाइफ सेव कर ले, या जो भी कुछ करें। इन इंडिया अबाउट 16% ऑफ लैंड कंप्राइजेस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि 16% जो ज़मीन है वो किस प्रकार की ज़मीन है, हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी है। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी जगह पर भी हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब काली मिट्टी इज़ डेंजरस फॉर द बिल्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वॉल्यूमेट्रिक चेंज। क्या बोल रहा है, इसके ब्लैक कॉटन सॉइल के आयतन में बहुत जल्दी क्या आता है, चेंज आता है। किस प्रकार का चेंज आता है, जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आई वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और जैसे पानी उड़ा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और चलो ठीक है, पानी नहीं भी हुआ तो हमारी जो मॉइस्चर रहती है, जो नमी रहती है, उसको ही ये एब्जॉर्ब करके क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। स्वेल होना मतलब सूज जाना। इट स्वेल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट। जब गीली होती तो क्या होती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, और श्रिंक हो जाती है व्हेन इट गेट्स ड्राई। जब अगर ये हमारी मिट्टी सूखती है तो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ब्लैक कॉटन सॉइल हैज़ दस द ग्रेटली एफिनिटी ऑफ फॉर वाटर। ये क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होती है हमारे वाटर को लेकर के। दिस टेंडेंसी ऑफ द सॉइल इज एन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फाइन क्ले पार्टिकल्स। ऐसा इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसके जो क्ले पार्टिकल होते हैं, जो सैंड होती है, कैसे होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। फाइन इतने होते हैं कि वो सेंसिटिव होते हैं। फाइन है मतलब बहुत बारीक है, और बारीक है मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में। तो क्या हर पार्टिकल पानी के कांटेक्ट में आते आते जो पार्टिकल रहता है उसके आसपास क्या होती है, पानी की एक फिल्म बन जाती है। फिल्म बन जाती है मतलब वो दूर दूर होते हैं सारे, उसके ग्रेन्स क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं पानी के कांटेक्ट में आने से। ठीक है। दिस टेंडेंसी ऑफ सॉइल इज एन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फाइन क्ले पार्टिकल विच स्वेल्स व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट ऑफ वाटर। यही बोल रहे हैं, जब पानी के संपर्क में यहाँ आते हैं तो कैसे हो जाते हैं, स्वेल होने लग जाते हैं, मतलब दूर दूर होने लग जाते हैं। द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर कॉज्ड बाय द movement of the ground on account of alternative swelling and shrinkage result इन फॉर्मेशन ऑफ क्रेक्स। इस प्रकार से क्या होता है, जब स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, मतलब फैलना और सिकुड़न होती है, इस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर पे क्या जनरेट होने लग जाते हैं, क्रैक जनरेट होने लग जाते हैं। इतनी पिक्चर समझ में आई। इतनी पिक्चर हम दिन में भी समझ चुके थे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, वही थ्योरी में लिखा हुआ है, हमने बिना ये हाँ पढ़े मैम। ही समझ जाता था, क्योंकि हम कौन से हैं, खेती बाड़ी वाले। बेसिकली हमारा हम ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ ही डील करते हैं। गुर्जर सही बोला। प्रिकॉशन फॉर सेफ्टी ऑफ यस फाउंडेशन। मैम। आवाज़ धीरे धीरे आ रही है क्या। प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए जब हम ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कौन कौन से, टू लिमिट द लोड ऑन द सॉइल 5.5 टन्स पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, हम क्या करें, लोड को लिमिटेड कर दे। कितना लिमिटेड कर दे, 5.5 टन 1 मीटर स्क्वायर में। मतलब अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, मतलब ऐसा कोई हमारा सॉइल है, तो उसमें कितना ही लोड लगे, सिर्फ 5.5 का। समझ में आई, 5.5 टन्स का। 1 मीटर का नाप सबको पता है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा। इतना ये, सॉरी, एरिया की बात कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा। इसके एरिए पे कितना लोड लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5.5 टन्स का। ठीक है। इफ़ वाटर इज लाइबल टू फाइंड ऑन अक्रॉस द फाउंडेशन, द लिमिट लोड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 4900 kg पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, अगर पानी हमारे फाउंडेशन के आसपास कहीं पाया जाता है, ठीक है, पानी या तो फिर रिवर हो, चाहे लेक हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब अगर पानी के कांटेक्ट में आ सकती है हमारा फाउंडेशन, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारा जो लिमिट लोड है उसको 4900 kg पर मीटर स्क्वायर में ही लेंगे।
इतना आया समझ में? To take the foundation of such depth where cracks crease to extend the minimum depth of the foundation should be at least 1.5 मीटर। क्या बोल रहे हैं कि हम अगर ऐसी स्थिति में या ब्लैक कॉटन सॉइल में जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल की स्थिति में जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कम से कम 1.5 मीटर की गहराई तक तो हमारा फाउंडेशन की डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा फाउंडेशन कोई भी बना रहे हम कम से कम 1.5 मीटर गहरा तो होना ही चाहिए। टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट टायर्स और बैंड्स ऑल राउंड द मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग द आरसीसी टायर और बैंड्स विच में बी 10 सेंटीमीटर टू प्रिकॉशंस देख रहे थे हमको ब्लैक कॉटन सॉइल में कैसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा फाउंडेशन फेल्योर ना हो। टू लिमिट द लोड्स ऑन द सॉइल टू 5.5 टन्स पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े एरिया या क्षेत्रफल पे 5.5 का लोड हमको लिमिट कर देना चाहिए मतलब इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इफ वाटर टेबल इज लाइबल टू फाइंड एक्सेस द फाउंडेशन, अगर जहाँ पर फाउंडेशन बना रहे हैं वहाँ पे वाटर टेबल क्या है, इंक्रीज है और कहाँ पहुँच सकती है, वो फाउंडेशन तक पहुँच सकती है। वाटर टेबल मतलब भूमिगत जल की मात्रा बढ़ करके हमारे फाउंडेशन तक पहुँच जाती है। तो उस स्थिति में हमको जो फाउंडेशन पे लोड आ रहा है कितना लोड आना चाहिए, 4900 kg पर मीटर स्क्वायर या फिर 4.9 टन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर पे फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम ज़्यादा लोड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हमारे फाउंडेशन पे ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहे हैं या हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड है वो हमारे फाउंडेशन में 5.5 ले सकते हैं हम। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी है और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उस स्थिति में हम 5.5 किलो न्यूटन्स का लोड हम 1 मीटर स्क्वायर पे ले सकते हैं। मगर अगर हमारी वाटर टेबल इंक्रीज होकर के फाउंडेशन तक पहुंचती है तो उसकी स्थिति में हम 4.9 टन्स पर मीटर स्क्वायर का लोड लेंगे। ठीक है, ये केजी में लिखा है, ये टन्स में। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केजी से टन में आपको आता है कन्वर्ट करना। कितने 100 किलो का 1 टन होता है? भैया खेती बाड़ी करते हो ना, आपको पता होगा ना। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं मैम, टन का पता नहीं। हाँ, 1 टन में 100 किलो होते हैं। 1 किलो होते हैं मैम। अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो कितना हम लोड दे सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे? कितना दे सकते हैं? 5.5 टन का। और अगर पानी आसपास है और ऐसी आशंका है कि वो पहुंच जाएगा तो कितना देंगे? 4.9 टन का लोड 1 मीटर स्क्वायर पे देंगे। आ रही बात समझ में? अब बोल रहे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या सावधानी रखनी चाहिए? टू टेक फाउंडेशन ऑफ सच डेप्थ वेयर क्रैक्स क्रीज to extend the minimum depth of foundation should be at least 1.5 मीटर। क्या बोल रहा है कि हमारा जो फाउंडेशन बना रहे हैं हमको उसका डेप्थ प्रॉपर लेना चाहिए या कम से कम 1.5 मीटर गहरा फाउंडेशन तो बनाना ही बनाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है टू प्रोवाइड रेनफोर्स कॉन्क्रीट टायर और बैंड्स ऑल राउंड द मेन वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग द RCC tire or band which may be 10 centimeter to 15 centimeter deep should be placed at plinth level। क्या बोल रहा है कि जब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट के टायर प्रोवाइड करेंगे, जब देखो जब कंक्रीटिंग होती है या छत डलती है या आरसीसी होता है तो उसमें क्या रहते हैं, कुछ बार हम एक्सटेंडेड में निकालते हैं,
मतलब बाहर निकलते हुए कुछ वायर रखते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी छत है तो इतने बड़े ही हम रेनफोर्समेंट बिछाते, इतने बड़े तो बिछाएंगे, बाद में क्या करेंगे, हम एक्सेसिव अमाउंट में रेनफोर्समेंट डाल करके छोड़ देते। उनको क्या करते हैं, आगे बेंड करते मतलब मोड़ा जाता है, उसमें एंकर बनाए जाते हैं, आंकड़े बनाए जाते हैं। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट में आंकड़े छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जब प्लिंथ डालते हैं, प्लिंथ मतलब हमारे फाउंडेशन के ऊपर डलेगी, ठीक है, तो अगर प्लिंथ लेवल के नीचे से भी हमको क्या छोड़ना चाहिए, एक्सटेंशन रेनफोर्समेंट छोड़ने चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारा फाउंडेशन एनकरेज हो जाए, मतलब प्लिंथ और फाउंडेशन दोनों एक साथ हो जाए या यूनिफॉर्म हो जाए। लिंटल लेवल एंड इवन लेवल इन case of flat roof, the RCC slab itself act as a tie, and such a no extra band needed to provided near the roof in such cases। होता यह है कि हमको क्या बोल रहे हैं, आरसीसी के केस में, आरसीसी मतलब जब कॉन्क्रीटिंग करते हैं उसमें हम सरिया देते हैं तो वो कहलाता है हमारा आरसीसी। तो उसमें क्या रहता है, हम टायर छोड़ते या बैंड छोड़ते। बैंड क्यों छोड़ते, ताकि वो बैंड अप होके अपनी पूरा स्ट्रक्चर का जो बॉडी है उसमें एकसार हो जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप प्लिंथ लेवल के नीचे भी हमको कुछ ना कुछ बार्स हमको छोड़ने चाहिए। प्लिंथ आपको पता है ना, मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उसका सबसे लोअर जो लोअर जो फ्लोर होता है वो कहलाता है प्लिंथ, मतलब उसकी थोड़ी नीचे गहराई तक लेके की, मतलब ये अगर मेरा फ्लोर है कि इसके थोड़े अंदर तक क्या कहलाता है, प्लिंथ। फिर उसका भराव करते हैं, फिर थोड़ा सा ठोस करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, दबाते हैं प्लिंथ को, उसके बाद में क्या आता है, हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर हम बनाते हैं। If depth of black cotton soil at a given site is only 1 to 1.5 meter, the entire black cotton soil above the hard bed may be completely removed and foundation laid on the hard bed below। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, जो साइड पे हमको निर्माण करना है, वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल जो है 1 से 1.5 मीटर की ही है, मतलब अगर गहराई में जो है 1 से 1.5 मीटर की भी ही है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, ऊपर की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसको निकाल लेंगे, जहाँ तक कि हमारा हार्ड बेड, मतलब नीचे का हार्ड हमको सरफेस नहीं मिल जाता। जैसे उदाहरण के लिए नीचे नीचे हमारी रॉक स्टार्ट है और ऊपर 1-1.5 मीटर की ब्लैक कॉटन सॉइल भरी हुई है और हमको उस स्थिति में फाउंडेशन का निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एग्जामाइन करा कि 1-1.5 मीटर की गहराई तक ही हमारी क्या पाई गई है, ब्लैक कॉटन सॉइल पाई गई है या काली मिट्टी पाई गई। उसके नीचे से जो है हमारा हार्ड स्ट्रेटा है, तो हमको क्या मतलब है कि हम इससे बेहतर है कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल रिमूव कर दें और हमारा जो फाउंडेशन है किसके ऊपर बना दे, हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर बना दे, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। द स्वेलिंग ऑफ द सॉइल इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट with the foundation material cause maximum damage. Hence, it is necessary to prevent direct contact of black soil with masonry work below the ground level. This can be achieved by making wider trenches for the foundation and filling space on either side of the foundation masonry with the sand or muram। क्या बोल रहे हैं कि जब सॉइल की स्वेलिंग होती है, जो फाउंडेशन के कांटेक्ट में रहती है वो बहुत ज़्यादा हमको डैमेज करती है। किसको डैमेज करती है, फाउंडेशन को डैमेज करती है। तो ऐसा बोलते हैं कि हैंस इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट, मतलब हम अगर ब्लैक कॉटन सॉइल को डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट से बचाएं तो ही हमारा बेहतर होगा, ताकि क्या होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल हमारे कंक्रीट का वाटर या फिर जो एक्सेसिव वाटर हमको कंस्ट्रक्शन में यूज़ में आ रहा है तो वो एब्जॉर्ब ना करे। समझ में आ रही है बात, मतलब जो ट्रेंचेस हम खोदेंगे, जो नालियाँ हम बनाएंगे फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो कैसी बनाएंगे, हम चौड़ी चौड़ी बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो स्पेस है वो कम बचे और उसमें हम क्या फिलिंग कर देंगे, मूरम या फिर मेसोनरी फाउंडेशन। मेसोनरी मतलब हमारी ब्रिक का मसाला भर सकते हैं या ब्रिक की पैकिंग हम दे सकते हैं या फिर मूरम उसमें हम भर सकते हैं। आ रही बात समझ में, मतलब आपने देखा होगा एक टेम्परेरी क्या करते हैं, अगर जहाँ
वैसे तो मैं ये साइड की बात नहीं कर रही हूँ, ये जहाँ मसाला मिलाते हैं ना, अगर वहाँ पे नीचे की साइड मिट्टी रहती तो क्या करते हैं, वो टेम्परेरी बेड बना लेते। बेड बनाने का मतलब नीचे का एक बेस बना लेते जिसके ऊपर वो मसाला मिक्स करते हैं। तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मल ज़मीन पे ना बना करके जहाँ पे हम फाउंडेशन दे रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉइल जो है हमारे फाउंडेशन के आसपास का, उसको हम रिमूव कर दें और उसकी जगह क्या फील कर दें, मूरम फील कर दें या फिर ब्रिक की मैसोनरी बना दें। आ रही है बात समझ में? सबको आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक है, हाँ मैम। अगला पॉइंट यस मैम, आ रही। In case of ordinary building, the foundation should be taken at least 30 centimeter deeper than the depth where the crack stop. क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी बिल्डिंग में भी हम क्या करेंगे, जैसे अपनी आपकी या मेरी किसी की भी बिल्डिंग बन रही है, वो एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी है, जिसपे ऑर्डिनरी क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हल्का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऑर्डिनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार के कोई हैवी लोड्स नहीं आएंगे। नॉर्मल जो बिल्डिंग के लोड हैं वही लोड आएंगे। हैवी लोड से मतलब क्या होता है, वो कोई किसी प्रकार का वर्कशॉप नहीं है,